तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक बार मैग्नेट लेंगे और उस मैग्नेट की इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। बहुत ही आसान है। अगर आप जानते हो कि इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है किसी मैग्नेट की या फिर किसी भी चीज़ की, डाइपोल पढ़ चुके हैं हम। डाइपोल की अगर आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पता है तो मैग्नेट की इक्वेटोरियल पोजीशन पता करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत ही आसान तरीके से आप जो है फाइंड कर सकते हो इस चीज़ को। अगर डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया है, तो फिर इस मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए जो बार मैग्नेट की वजह से होगी इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर कुछ भी नहीं पता है इस बार मैग्नेट के बारे में या फिर बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में या फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तब भी आप इस डेरिवेशन को कर सकते हो। बताते हैं कैसे ये डेरिवेशन आसान बनाया जा सकता है। एक बार मैग्नेट हमको लेना, सबसे पहले टॉपिक को पढ़ते हैं। टॉपिक में क्या लिखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करना है वाला टॉपिक है। ये मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक है। और ड्यू टू अ बार मैग्नेट, हमें बार मैग्नेट लेना है, ठीक है। एट इक्वेटोरियल पॉइंट, किस पोजीशन पर पता करना है? इक्वेटोरियल पोजीशन पर पता करना है। तो सबसे पहले बार मैग्नेट बना लें, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कोई चीज़ होगी तभी तो उसकी पोजीशन, उसकी रेस्पेक्ट में कोई पोजीशन पर जाएंगे, हम किसी पोजीशन पर जाएंगे। तो बार सबसे पहले बना लेते हैं। बार मैग्नेट बनता है अपना ऐसे, ये है अपना बार मैग्नेट, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ये एस पोल है और ये नॉर्थ पोल है। हमने नॉर्थ और साउथ दोनों पोल बना दिए हैं। मैग्नेट चाहे जो भी हो, ये पोल तो रहते ही रहते हैं और दोनों साथ साथ रहते हैं, ठीक है। दोनों बिल्कुल साथ साथ रहते हैं, अलग नहीं रह सकते, जुदा नहीं रह सकते। गाना है ना, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। ये भी क्या है कि अगर हम इसको डिवाइड करते चले जाएं, इस मैग्नेट को, बार मैग्नेट को छोटा छोटे पार्ट में डिवाइड करते चले जाएं, लेकिन फिर भी साउथ और नॉर्थ पोल जरूर उसमें रहेगा। ये डिवाइड नहीं होता है। अगर हमने मान लिया यहाँ से डिवाइड किया तो साउथ इधर और नॉर्थ इधर नहीं हो जाएगा। जबकि ये दो मैग्नेट हो जाएंगे तो फिर दो साउथ दो नॉर्थ हो जाएंगे इसके में, ठीक है। वैसे जितने पार्ट इसके करेंगे, छोटे से छोटा पार्ट कर ले, उसमें भी साउथ और नॉर्थ पोल जो है रहेगा ही रहेगा। तो ये एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। मैग्नेट की यही खास बात होती है कि साउथ और नॉर्थ पोल दोनों जो है एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह नहीं, जैसे चार्जेज होते हैं तो वो अपना सिंगल भी एग्जिस्ट करते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। वो बात अलग है कि जो सारे चार्जेस को मिला करके और सबका सम बराबर रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पढ़े हुए हैं कि चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही जो है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अलग अलग उसका एग्जिस्टेंस है। लेकिन मैग्नेट में इन पोल्स का अलग अलग कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कोई औकात नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। इतनी बात समझ में आई। अब ये बार मैग्नेट हमने बना दिया है, जिसका क्रॉस सेक्शन अगर इधर से देखेंगे तो लिखेगा कि रेक्टेंगल है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जैसे मान लिया कि ये बार मैग्नेट है, हमने इधर से देखना चाहा तो यहाँ सर्कुलर दिख रहा है। बार मैग्नेट होगा तो यहाँ रेक्टेंगुलर इसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा। अब इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन, जैसे हम डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ चुके हैं, उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन क्या हुआ करती थी? जो डाइपोल है उसका मिड पॉइंट हुआ करता था और मिड पॉइंट पर एक लाइन हम ऐसे परपेंडिकुलर खींचते थे, वर्टिकल, और वही लाइन होती थी इक्वेटोरियल लाइन। और यहाँ भी ऐसा ही होगा। ये दोनों पोल के बीच में एक पॉइंट हम ले लेते हैं, ये इसे कहते हैं सेंटर ऑफ द मैग्नेट, सेंटर ऑफ द मैग्नेट। और इस पूरे मैग्नेट, जो बार मैग्नेट है, इसकी लेंथ को 2L सपोज किया जाता है, ठीक है। इसकी लेंथ को क्या सपोज करते हैं भाई? 2L। और 2L लेने से फ़ायदा ये रहता है कि इस सेंटर से साउथ और नॉर्थ पोल की डिस्टेंस को ज़रा देखा जाए तो ये इतना पार्ट यहाँ से लेकर नॉर्थ तक, O से लेकर के नॉर्थ तक, और फिर O से लेकर के अगर हम साउथ पोल की बात करते हैं तो ये सेम डिस्टेंस आती है L और L, ठीक है। इस वजह से हम इसको 2L लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में लेते थे हम 2A, जो डाइपोल की लेंथ थी कितनी लेते थे? 2A। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब सेंटर जब हमको मिल गया है, ठीक है, तो इसी पॉइंट से पास करती हुई एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, या फिर कहें जो बार मैग्नेट है उसके परपेंडिकुलर इस लाइन से, इस पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन खींचेंगे। यही होगी अपनी इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। ये वाली इक्वेटोरियल लाइन होगी। यहाँ से हमने पास कर दिया इसको, ठीक है, डॉट डॉट करते। ये अपनी इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है, ये इक्वेटोरियल लाइन है। बाकी अगर हम सेंटर से पास करते हुए और दोनों साउथ और नॉर्थ पोल पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन खींचते हैं, ये वाली होती थी एक्सियल।
जिस पर मैग्नेटिक फील्ड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसका नाम क्या था, एक्सिस था। ये एक्सिस है, ये क्या है, इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन है। ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन कही जाती है। यही इक्वेटोरियल लाइन है जो बिल्कुल डाइपोल मोमेंट जब हम निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे थे, तब भी इक्वेटोरियल लाइन बिल्कुल ऐसे ही आई थी। दो चार्जेज हुआ करते थे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच का जो पॉइंट था, जो सेंटर था, उसी सेंटर से पास करती हुई लाइन हम खींच रहे थे जो उस एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ करती थी। फिर इसको हम इक्वेटोरियल लाइन कहते थे। इसी पॉइंट पर एक पॉइंट, इसी लाइन पर एक पॉइंट लेंगे हम मान लेते हैं वो पॉइंट अपना यहाँ पर है, ठीक है। इस पॉइंट को हम P सपोज कर लेते हैं। यहीं पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, यानी यहाँ पर B की वैल्यू हमें पता करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट अपना P है, ठीक है। अब देखें, हमें ये इसकी लेंथ पता है। ये जो साउथ और नॉर्थ पोल है, इसका जो पोल स्ट्रेंथ होता है, जैसे चार्जेस की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालते समय, वैसे इनका होता है पोल स्ट्रेंथ। और अगर एक ही मैग्नेट के ये दो पार्ट हैं तो जो पोल स्ट्रेंथ होगी उसे QM से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर होती है। तो यहाँ भी पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी, QM होगी। दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ QM होगी। अब देखें, यहाँ से जो नॉर्थ पोल है इस पॉइंट P से कितनी डिस्टेंस पर है, ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। और यहाँ से साउथ पोल भी सेम डिस्टेंस पर होगा, ठीक है, ये भी सेम डिस्टेंस पर होगा। तो हम पॉइंट P को इस साउथ और नॉर्थ पोल से मिला देते हैं, ठीक है। और ये जो इसका मिड पॉइंट है बार मैग्नेट का, जो सेंटर है, वहाँ से इस पॉइंट P की डिस्टेंस को हम स्मॉल r सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और ये इतना पार्ट हो गया L, ये R है, ये L है। और मान लेते हैं कि ये जो एक्सिस से ये वाली लाइन यहाँ पर जो हमने खींचा है P को मिलाते हुए इस दोनों पोल से, वो थीटा एंगल बना रहा है। मान लिया कि ये थीटा एंगल बना रहा है। सेम एंगल यहाँ पर भी होगा, थीटा एंगल। तो एक हमारे पास यहाँ पर मिल जाता है, एक नहीं दो मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं भैया, अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है, जहाँ पर हम आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और आसानी से हम ये जो R है और L के बीच में रिलेशन पता कर सकते हैं। मान लेते हैं कि सीधे सीधे इस साउथ पोल से जो पॉइंट P है वो x डिस्टेंस पर है, और सेम यहाँ से भी होगा नॉर्थ पोल से। और उसके बाद x की वैल्यू होगी क्या, क्योंकि ये हाइपोटेनस इस ट्रायंगल के भीतर, ये जो ट्रायंगल है PO और ये S है, इसके भीतर ये हाइपोटेनस है, ये वाली साइड, और थीटा एंगल दिया गया है। ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड को ही तो हाइपोटेनस कहते हैं। बाकी ये जो परपेंडिकुलर है वो R दिया गया है, बेस स्मॉल l है। R की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आएगी, ये हम अंडर रूट में लिखेंगे। कितना, अपना जो बेस है, बेस का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम R स्क्वायर पहले लिखते हैं, फिर L स्क्वायर लिखते हैं। क्यों, क्योंकि R की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगी, इससे मैग्नेट की जो लेंथ होती है अक्सर छोटी होती है, ठीक है। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, सेम यही यहाँ पर भी होगा। क्या होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जिसमें हम स्क्वायर रूट ना लिखना चाहें तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ऐसे ब्रैकेट में बनाते हैं और पावर में कितना लिख दें, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, इतना लिख सकते हैं। ये इतना डिस्टेंस हमें डायरेक्टली पता चल चुका है। अब क्या करते हैं, अब हम पता करते हैं कि ये जो साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, इसकी वजह से यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। जब इतना पता चल जाएगा तो हमारे लिए B निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम पोल स्ट्रेंथ से, मतलब इसकी जो पोल स्ट्रेंथ होगी, जो यहाँ पर हम बार मैग्नेट रखेंगे उसकी पोल स्ट्रेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो मिल जाएगा कि इस पॉइंट पर इस बार मैग्नेट की वजह से, दोनों पोल की वजह से जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो निकल जाएगा, ठीक है। इसके लिए करते क्या है कि एक अपना हम जो है, एक जैसे टेस्ट चार्ज लिया करते थे हम फील्ड निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, वैसे ही यहाँ पर टेस्ट, कैसे तो टेस्ट मैग्नेट लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसका नॉर्थ वाला पोल जो है यहाँ पर लेकर के आएंगे। अब नॉर्थ पोल लेकर के आएंगे यहाँ पर, ठीक है। मान लिया हमने नॉर्थ पोल लेकर के आया दूसरे किसी मैग्नेट का, तो ये साउथ पोल है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जो साउथ पोल इस पर फोर्स लगाएगा वो किधर तो लगाएगा, इधर तो लगाएगा भाई, ये फोर्स अपना साउथ वाला लगाएगा, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन होगी, वेक्टर में लिख लेते हैं। और क्योंकि ये नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ पोल है, ये वाला नॉर्थ पोल, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, इस वाले नॉर्थ पोल पर क्या करेगा, इधर सीधे फोर्स लगाएगा, इसको दूर भगाएगा, इसे Fn कहेंगे, ठीक है। ये भी वेक्टर फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक लाइन P से ऐसे खींचते हैं,
ठीक है, ऐसे खींच दें। ये P पॉइंट है, अब P का तो अता पता नहीं लग रहा है, P पॉइंट को हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है, P पॉइंट को यहाँ बना देते हैं। ये लाइन जो हमने खींचा है, अब हमारे पास P है, O है, आप इसे जो है कुछ ले सकते हो, Q ले सकते हो, ठीक है, Q है, थीटा मत समझना इसको, Q है, ठीक है, ये क्या है, ये थीटा है और ये Q है। एक Q पॉइंट ये लिया हमने, PQ एक लाइन है, अगर हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये जो एंगल दिखाई दे रहा है ये भी थीटा हो जाएगा और ये जो एंगल है ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, जो फोर्स, सबसे पहले डायरेक्शन पता कर लेते हैं, फिर मैग्नीट्यूड आसानी से पता कर पाएंगे हम। फोर्स का अगर डायरेक्शन पता कर लें तो उसकी वजह से फिर फील्ड निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो क्या करते हैं, इस फोर्स को हम रिजॉल्व करते हैं। देखें, इसकी दो डायरेक्शन में रिजॉल्व होगा, इसके कंपोनेंट दो डायरेक्शन में आएंगे, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन इस Fn का, और थीटा इधर है तो ये वाला जो इसका पोर्शन होगा, ये वाला ये क्या होगा, Fn और फिर साइन थीटा होगा, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट। और वैसे ही सिमिलरली ये थीटा है तो ये वाला जो कंपोनेंट इस Fs का होगा, ठीक है, Fs का जो कंपोनेंट होगा इसे कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, Fs और फिर कितना होगा, साइन और थीटा होगा। क्लियर है। अब देखिए ये दोनों फोर्स एक्चुअल में बराबर है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि सेम डिस्टेंस पर है और इनकी पोल स्ट्रेंथ सेम है, QM साउथ वाले की भी और नॉर्थ वाले की भी, ठीक है, और ये सेम डिस्टेंस पर भी है। पॉइंट P जो है ये साउथ और नॉर्थ पोल दोनों से सेम डिस्टेंस पर है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा Fn कहें चाहे Fs का, ठीक है, अगर हम यहाँ Fn बात करते हैं नॉर्थ पोल की वजह से और Fs, ये दोनों क्या होंगे, इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये जो Fn साइन थीटा है Fs साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, और दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर की तरफ लग रहा है एक नीचे की तरफ लग रहा है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा भैया, ठीक है। लेकिन जब इस फोर्स को हम इधर रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, इधर की तरफ, ठीक है, PR डायरेक्शन में करेंगे, R हम मान लेते हैं इसको या कुछ भी मान लें, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन खींचा है हमने, तो Fn को जब इधर रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कितना होगा, Fn और फिर cos थीटा होगा, ठीक है, इतना होगा। और फिर दूसरा वाला, क्योंकि दूसरा वाला जो आएगा यहाँ पर Fs cos थीटा ये भी आएगा, तो इसको भी तो जोड़ेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, Fs और फिर कितना, cos थीटा, और ये दोनों कंपोनेंट आपस में जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, बिल्कुल जुड़ रहे हैं, ये दोनों कंपोनेंट आपस में जुड़ रहे हैं। यहाँ क्या हो रहे थे, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा, लेकिन यहाँ जुड़ रहे हैं, इसी का फायदा हम यहाँ पर उठाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जो Fn है और Fs है, यानी नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से इस पॉइंट P पर जो फोर्स लग रहा है, अगर हमने कोई नॉर्थ पोल लेकर के आए किसी दूसरे मैग्नेट का इस पॉइंट P पर, तो उसकी वैल्यू क्या होती है ये पहले लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब द फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल की वजह से एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पर जो फोर्स लगेगा नॉर्थ पोल की वजह से Fn लगेगा, इसे हम लिख लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे यहाँ पर। क्या आता है फोर्स में, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और उसके बाद दोनों पोल की स्ट्रेंथ होती है, इस पोल की स्ट्रेंथ QM है, और यहाँ जो नॉर्थ पोल हमने रखा है ज़बरदस्ती ला करके सिर्फ टेस्ट करने के लिए, उसकी पोल स्ट्रेंथ को हम सपोज कर लेते हैं QM नॉट, ठीक है, जैसे Q नॉट सपोज करते थे टेस्ट चार्ज के लिए, वैसे ये क्या है, टेस्ट मैग्नेट आप कह सकते हैं इसको, क्या है, टेस्ट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, ये पोल स्ट्रेंथ है, टेस्ट मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों, इसकी पोल स्ट्रेंथ इसकी भी पोल स्ट्रेंथ दोनों लिखी जाएगी, यानी कि QM और उसके बाद QM नॉट, और अपॉन में क्या होगा, डिस्टेंस होगा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक, कितना है, x है, अभी हम x को x ही रखते हैं, बाकी हम तो जानते हैं कि r² + l² की पावर 1/2 है इसकी वैल्यू, ठीक है, अभी सिर्फ यही रखते हैं। अब जरा बात करते हैं Fs की, सेम डिस्टेंस है, यहाँ भी जो अपने पोल स्ट्रेंथ है सेम है, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ सेम है, ये वाला जो रखा है वो तो है ही, तो सेम वैल्यू इसकी भी आएगी, Fs की भी आएगी, तो बराबर में आप जो है डायरेक्टली यहाँ पर Fs लिख सकते हो, ठीक है, कितना कर सकते हो। अब हमारे पास देखा कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, सेम मैग्नीट्यूड हमने पहले ही बताया था कि मैग्नीट्यूड सेम आएगा, क्यों आएगा अभी यहाँ पर पता भी चल गया।
अब उसके बाद इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो जुड़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो हमें फोर्स मिलेगा टोटल रिजल्टेंट में वो यही मिलेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स एट P ड्यू टू नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट। जो बार मैग्नेट है हमारे पास उसके नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से जो फोर्स होगा रिजल्टेंट फोर्स उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर F लिखेंगे। ठीक है, क्या होगा अपना जो ये फोर्स है, ठीक है, उसी का कॉस थीटा लिख देंगे यहाँ पर। मतलब आपका जो यहाँ पर ये वेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं, मैग्नीट्यूड लिखा तो फिर ये साइन कॉस थीटा हो गया, इससे डायरेक्शन ये बता देगा। तो F, ठीक है, एफ एन कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एन और एफ एस दोनों बराबर हैं, तो क्यों ना हम एफ एस की जगह भी एफ एन लिख देते हैं। ठीक है, और फिर हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम एफ एन पहले लिख ही लेते हैं कॉस थीटा, और फिर दूसरी बार क्या है एफ एस और फिर कॉस थीटा है, इतना है। अब दोनों हमने बोला इसकी जगह पर क्या करना है, एफ एन कर देना है। एफ एन कॉस थीटा, एफ एन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 एफ एन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा, इतना हो जाएगी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे और यहाँ पर बाकी वैल्यू एफ एन वाली वैल्यू यहाँ से उठा करके रख देंगे, यहाँ से उठा करके एफ एन वाली वैल्यू रख देंगे। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, पहले तो हम एफ एन लिखते हैं, कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, इंटू में क्या है क्यू एम है, इंटू में क्या है क्यू एम नॉट है, अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर है। कॉस थीटा की वैल्यू देखें जरा, कॉस थीटा, अगर हम कॉस थीटा की बात करते हैं, इस ट्राइंगल के भीतर आते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके भीतर आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या फिर रेशियो वाला अपना फॉर्मूला लगाते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा इज टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कितना एल है, स्मॉल एल, और हाइपोटेनस एक्स है, मतलब आपका जो है बेस स्मॉल एल है, अपॉन में क्या करेंगे एक्स कर देंगे, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर कॉस थीटा की जगह पर, इसकी जगह पर हम रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं भैया, अपने पास आएगा एल अपॉन में एक्स आएगा। ठीक है, एल अपॉन में एक्स, और यहाँ एक्स स्क्वायर पहले से है, एक्स नीचे फिर से आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पर 2 लिखें और फिर म्यू, अब फिर क्यों ना 2 यहाँ पर क्यों लिखें, आगे हम जो पहले ये लिख देते हैं, जो अपना कांस्टेंट है उसको लिख लेते हैं, 4 पाई, इतना हो जाएगा। बाकी क्या है, बाकी ये 2 और इसके बाद क्यू एम और फिर क्यू एम नॉट, इसको एक साथ रखते हैं और उसके बाद बगल में हम एल भी लिखते हैं, और उसके बाद नीचे देखें तो एक्स स्क्वायर और एक्स मिल करके मल्टीप्लाई होकर के एक्स का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखें ये जो फोर्स आया है, ये फोर्स आया है भैया इस पॉइंट पी पर इन दोनों पोल की वजह से। अगर हम ये निकालना चाहें कि फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ कितना होगा, ठीक है, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, जैसे फोर्स पर यूनिट चार्ज निकालते थे हम, ये हो जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ बराबर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इस क्यू एम से, क्यू एम नॉट से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से लेकर के आते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा एफ, और फिर ये जो फोर्स है इसके बाद हम नीचे लिखेंगे क्यू नॉट, और उसके बाद आया म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आया है, बाकी 2 क्यू एम, और उसके बाद एल भी है, एल को लिखें और कुछ बचा नहीं ऊपर में, नीचे क्या है एक्स का क्यूब है। ठीक है, अब ये वैल्यू है अपनी फील्ड की, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, फील्ड लिख देंगे, कैपिटल बी लिख देंगे। उसके बाद म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, और ये जो 2 क्यू एम एल है ये वैल्यू, ये तो मैग्नेटिक डाइपोल है भैया, जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यों हम इसकी जगह एम लिख देते हैं। नीचे एक्स क्यूब है, अब एक्स की वैल्यू यहाँ से उठा के रखते हैं, ये देखें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ब्रैकेट में करेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और फिर उसके बाद पावर है 1/2, और यहाँ पावर 3 है। तो 3 जब पावर का पावर हो तो 3 और उस पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 3 और 1/2 मल्टीप्लाई होकर के 3/2 हो जाएगा। तो पावर में क्या करेंगे 3/2 लिख देंगे। ये हमारे पास सीधा सिंपल फार्मूला आया है। ठीक है, भले सिंपल दिखना नहीं रहा है, लेकिन हमने इसको डेरिवेशन से समझा है कि कितना सिंपल है। ठीक है, कितना सिंपल है।
हम फोर्स से स्टार्ट किए हैं और फील्ड पर आए हैं। बिल्कुल वैसे ही हम डेरिवेशन यहाँ पर किए हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डेरिवेशन होता है। बिल्कुल सबसे पहले फोर्स, उसके बाद फिर फील्ड आती है। वैसे यहाँ पर भी सबसे पहले फोर्स निकाल लो, उसके बाद फील्ड आ जाएगी। जब हम बात करेंगे फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ की तो वो मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे फोर्स पर यूनिट चार्ज की बात हम करते थे, ये होता था इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि फोर्स में अगर हम चार्ज से डिवाइड कर देते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता था हमको, यानी ई मिल जाता था। जब यहाँ पर हम फोर्स में जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको पोल स्ट्रेंथ से डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो मिलेगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम कहते हैं कैपिटल बी। ठीक है, यहाँ से हम आसानी से ये फील्ड निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से। तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। पूरा डेरिवेशन हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टार्ट किया है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है मैग्नेट के बारे में, लेकिन सिर्फ पोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पता है, उसके इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में पता है, इक्वेटोरियल लाइन जो होती है उसके बारे में पता है, तो बिल्कुल सिमिलरली आप चल करके इसके लिए भी फार्मूला डिराइव कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, इस बात की गारंटी है हमारी। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, और ये जो फार्मूला हमने नया नया सीखा है ना, इसको अप्लाई करके और देखते हैं ये अप्लाई करने के बाद ये कितना काम का है, कितना इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। लेकिन एक चीज़ ज़रा भूल गए, यहाँ पर हम एक बात और यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे। इसमें अगर मान लेते हैं इसी फार्मूले में अगर हमारे पास इफ़ जो ये आर है, इस पॉइंट ओ से ये जो पॉइंट पी की डायरेक्ट डिस्टेंस है, ये अगर बहुत बड़ी हो जाए, ठीक है, आर की वैल्यू ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए एज कम्पेयर टू द स्मॉल एल, ठीक है, यानी कि ये जो लेंथ है, इस बार मैग्नेट की जो लेंथ है उसके कंपैरिजन में आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, ठीक है, उस केस में होता क्या है कि हम इस एल को, ठीक है, एल को 0 सपोज कर लेते हैं। एल को क्या करते हैं, 0 के बराबर यहाँ पर हम बराबर कर लेते हैं, 0 के बराबर इसको अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। आर को क्या करते हैं, आर को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, नेग्लेक्ट, आर विल बी नेग्लेक्टेड, आर नहीं एल, स्मॉल एल नेग्लेक्ट हो जाए क्योंकि आर बड़ा हो गया है। अब इस फार्मूले में जब हम एल को नेग्लेक्ट करेंगे, एल की जगह 0 लिख देंगे, तो एल स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे काम करते हैं जैसे मान लिया एल बहुत कम है ना, एल बहुत छोटा है, तो एल छोटा है और एल का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो देखो ज़रा, अगर कोई वैल्यू हमने पहले 1 है, बाद में हमने 1/4 कर दिया, जो 1/4 हो गई है, अब फिर उसके बाद अगर हम इसका स्क्वायर करें तो 1/16 आएगा। देखिए बच्चे, ये 1/4 इसकी वैल्यू 0.25 आती, ये जो 1/16 है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसमें हम 4 से और डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी पॉइंट, अब फिर क्या करेंगे, ये 4 है ना, तो 4 और उसके बाद ये 0 लगेगा, और फिर उसके बाद लगेगा आपका जो है 6, ठीक है, और 6 के बाद लगेगा यहाँ पर 1 बच्चा है ना, 2 लगेगा और 5 लगेगा, ठीक है। देखें ये वैल्यू सिर्फ हमने स्क्वायर किया और 1/4 बदल चुका है, इतना छोटा हो गया। ये 0.25 है, ये 0.0625 मिला, मतलब वैल्यू जब हम स्क्वायर करते हैं छोटी है तो और ज़्यादा छोटी हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट किया जाता है, एल की जगह 0 लिख दिया जाता है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि जब एल छोटा हमने किया, यहाँ पर बहुत छोटा कर दिया आर के कंपेरिजन में, तो एल का स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा अक्सर इसीलिए होता भी है कि जब हम यहाँ पर पावर लिखते हैं ना, छोटी वैल्यू की पावर हो, पावर 3 हो, पावर 2 हो या पावर 4 हो, इसी केस में ऐसा होता है। तो यहाँ पर L की जगह 0 कर देना है, आपको क्या कर देना है, L की जगह 0 कर देना है। L क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, और L की जगह, इसका मतलब क्या करेंगे, L की जगह पे यहाँ पर 0 लिख देंगे, और फार्मूला हमारे पास थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर L 0 हो गया तो सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगी। अब आर स्क्वायर है, मतलब आर स्क्वायर और पावर 3/2, पावर की पावर है, पावर क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे सब, आर की पावर 2 × 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, r³ बचेगा। तो r³ बचा है, यही सिर्फ बचेगा नीचे, बाकी सब कुछ गायब हो जाएगा। बाकी सबको हमें एज इट इज रख देना है, जैसे है तैसे रख देना है। 4μ0/4π यहाँ पर होता है, यहाँ क्या हो गया जी, यहाँ क्या था, 4π था, 2π नहीं था भाई, 4π था, 4π 2π गलती से लिख दिया गया है 4π। और यहाँ पर स्मॉल एल एम होगा और उसके बाद आर का क्यूब होगा।
एक बात और देखें ज़रा, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, यहाँ पर ई क्यू लिख सकते हैं। जो हमने बी एक्सियल यानी कि एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा था वो कितनी आई थी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। और जब इस केस में जब आर बहुत बड़ा हुआ करता था इस मैग्नेट की लेंथ से, उस बार देखा था हमने कि म्यू नॉट 4 पाई और यहाँ 2m आया था और नीचे में आर क्यूब बिल्कुल सेम आया था ऐसे ही। अब इन दोनों कंपेयर करोगे ज़रा तो क्या मिलेगा हमें, ये वाली जो फील्ड है भाई एक्सियल वाली, बी एक्सियल वाली जो फील्ड है वो तो इसकी डबल दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर m है यहाँ पर 2m है, डबल ऑफ बी इक्वेटोरियल। तो ये बात भी याद रखना है आपको कि जो एक्सियल पर फील्ड मिलती है, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है इस बार मैग्नेट से उस पॉइंट की, जिस केस में ये जो लेंथ है वो नेगलेक्ट हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, उस केस में एक्सियल पॉइंट पर जो फील्ड आती है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो फील्ड के बिल्कुल जो है डबल होती है। क्या कह रहे थे, क्या अदम में हमारा जाग चुका है, अब ये पढ़ाने नहीं देगा, पढ़ाने दोगे? कहाँ जाना है वो तो बोलो बोलो, कहाँ जाना है बताओ तो। अच्छा ठीक है चल रहे हैं जी। ये है हमारे पास ये क्वेश्चन एग्जाम्पल जिसको हम बिल्कुल, अच्छा ठीक है आवाज़ नहीं करूँ, ठीक है सॉरी, तुम खेलो अपना। जिसको हम इक्वेटोरियल वाला जो फार्मूला अभी आया है फील्ड का, उसको अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं कि क्या क्या करना है हमें, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल फील्ड। आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पर फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर। अच्छा ये वैल्यू क्या है, किसकी वैल्यू है, ये एल की वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू 2l की है, क्योंकि पूरी 2l की पूरी जो लेंथ होती है उसकी बात करते हैं हमेशा, जो पूरी लेंथ होती है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो जो पूरी लेंथ होती है वो 2l होती है बार मैग्नेट की, एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ये r की वैल्यू है, ठीक है, मिड पॉइंट से ये r की वैल्यू है, मिड पॉइंट से दिया गया है इस वजह से, और बाकी 50 सेंटीमीटर पर भी पता करना है, ये भी r की वैल्यू है। फ्रॉम द मिड पॉइंट से 50 और 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमें इक्वेटोरियल फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की गणना करनी है, उसका कैलकुलेशन करना है। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये दिया गया स्मॉल m की वैल्यू जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हो गए इसमें, एक तो 15 सेंटीमीटर पर और दूसरा 50 सेंटीमीटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला है और सब कुछ दिया है, सिर्फ आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। क्या फार्मूला हमारे पास, ये बी का फार्मूला हमारे पास है म्यू नॉट, ये इक्वेटोरियल पोजीशन वाला फार्मूला चाहिए, यहाँ पर इक्वेटोरियल ई क्यू लिख देते हैं, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और यहाँ पर m रहता है और नीचे रहता है r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर की पावर 3/2 होती है, ये होता है। बाकी अगर हम बात करते हैं ज़्यादा डिस्टेंस की, यानी r जब यहाँ बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है l के कंपेरिजन में, तो l का 0 लिख देते हैं और फिर यहाँ पर जो भी इक्वेटोरियल होता है, ठीक है, वो क्या आता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और ये m तो रहेगा, ये वैल्यू यहाँ पर बन जाती है r³, ठीक है, ये वैल्यू। तो हमारे पास दो फार्मूले हैं, दो क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि एक जो है 15 सेंटीमीटर पूछा गया है, ये कंपेरेबल डिस्टेंस है, मतलब 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 15 सेंटीमीटर पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, इसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ देखिए 50 सेंटीमीटर है, 5 के कंपैरिजन में ये 10 गुना बड़ा है, इस वजह से ये ज़्यादा डिस्टेंस है, तो r इज़ ग्रेटर देन मच मोर ग्रेटर देन l वाला फार्मूला यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। तो दोनों क्वेश्चन के लिए दो फार्मूले। पहला पार्ट हम देखेंगे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, जो b की वैल्यू होगी फार्मूले में रखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, ठीक है, इनटू m की वैल्यू है, m की वैल्यू दी गई है 0.40, नीचे क्या करना है r स्क्वायर करना है, r का स्क्वायर कितना होगा, ये 15 है, 15 का स्क्वायर करेंगे, और देखें ये सेंटीमीटर में हमने बदला नहीं, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, हमें इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये 15 सेंटीमीटर दिया गया है, इसी को क्या करते हैं, इसे 15 × 10⁻⁻² कर देते हैं, या 100 से डिवाइड कर देंगे। ये -2 जो आ रहा है यहाँ भी आएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेंथ भी सेंटीमीटर में दिया गया है, और जो सेंटर से इसकी डिस्टेंस है, जहाँ पॉइंट P है, जो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, वो भी सेंटीमीटर में दिया गया है।
तो ये 15 सेंटीमीटर को हम 15 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस उसके बाद 15 है, 15 नहीं 5 है ना, हाँ 5 है, और उसके साथ 10⁻⁻2 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में बदलने के लिए, और इसका स्क्वायर करेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद पावर 3/2 लिखते हैं। समझ में आई बात? इसमें हमने कुछ छोड़ा नहीं है, अगर कोई स्टेप छोड़ देंगे तो शायद समझ में ना आए। ठीक है, अब क्या करना है देखें, 10⁻⁻7 हो ही गया ये, और ये 0.40 है ही, वो नीचे में क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 10⁻2 का जब स्क्वायर करेंगे 10⁻4 हो जाएगा, और यहाँ से भी ये कॉमन हो जाएगा, मतलब 10 जो आपका -4 है वो लिखो, और पावर में 3/2 भी है, तो हमें पावर में 3/2 के साथ इसको कॉमन ले लेना पड़ेगा। ठीक है, पावर में 3/2 भी लगेगा ना, क्योंकि 3/2 सबके पावर में है, जो भी यहाँ से कॉमन लेंगे हम 10⁻4 हो जा रहा है स्क्वायर करने के बाद, तो इसकी पावर में भी लिखेंगे ना -4 × 3/2, इसको बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ क्या 15 का जो अपना स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 225 होगा, और जो 5 है उसका 25 होगा, इतना आ गया। अब ये वैल्यू आ गई है 0.40 10⁻⁻7 है, और उसके बाद नीचे कितना आएगा, 2 से इसको काट देते हैं, 2 आ जाएगा, और 10⁻⁻6 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 225, और फिर 25 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा जी, 250 आ जाएगा। 25 मतलब आप 1 0 को यहाँ से हटा दो तो फिर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप जो है क्या करो, 1 0 को यहाँ से हटा ही देते, क्योंकि 25 हो जाएगा तो हमें इसको डिवाइड करने में आसानी होगा। 1 0 यहाँ से हटाते हैं, मतलब क्या करना है आपको, 10⁻10 लिख देना है। अब इसको 25 से इसको डिवाइड कर देते हैं, पॉइंट में आएगी वैल्यू, फिर बाद में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, पॉइंट लिखेंगे, और फिर ये 40 है, पॉइंट के बाद 40 है, तो मतलब 25 और एक ही बार में जाएगा। ठीक है, बचा कितना, 15 बचा, और 15 के लिए हम क्या करेंगे, 6 टाइम्स लेके जाएंगे 25 को, 25 6 टाइम्स 150 होता है, तो 6 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये 0.16 आया है, उसके बाद जो है मसला जो बचा है वो 10 का बचा हुआ है, -7 यहाँ है, -6 यहाँ पर है, और ये 10 भी नीचे है, तो 10 के साथ इसको जब देखेंगे 10⁻⁻5 हो जाएगा, 10⁻7 ऊपर है, बचेगा क्या, 7 में से जब 5 घटा देंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, ये वैल्यू आई है, ये b की वैल्यू आई है। ठीक है, b की वैल्यू ये वाली आई है, मतलब यहाँ पर b की वैल्यू जो आपकी आई है मैग्नेटिक फील्ड, वो अगर आप सही लिखना है इसको तो क्या कर सकते हो आप, जो है 1.6 10⁻³ और ये टेस्ला हो जाएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इतने टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड होगी जब हम इसके मिड पॉइंट से, बार मैग्नेट के मिड पॉइंट से, यानी बार मैग्नेट अपना इस तरीके से होगा, ये अपना है क्या, साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, इसके मिड पॉइंट से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर r बराबर 15, स्मॉल r बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी डिस्टेंस पर लिया जा रहा है। जब इसी डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, कितना कर देंगे, 50 कर देंगे, r बराबर 50 कर देंगे, तो वैल्यू थोड़ी बदल जाएगी, फार्मूला ये वाला लगेगा। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा वाले क्वेश्चन में ये है कि भाई फार्मूला हमारे पास थोड़ा छोटा वाला लगेगा, ये वाला, क्योंकि डिस्टेंस अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 4 पाई, और उसके बाद है m/r का क्यूब कर देना है। देखें ये वैल्यू तो सेम है, ये फिक्स है, 10⁻7 होगा, m की वैल्यू है 0.40, r की वैल्यू इसका क्यूब करना है, यानी 50 का सिर्फ क्यूब कर देंगे तो काम हो जाएगा। 50 के साथ हमें इसको बदलना पड़ेगा मीटर में, 50 × 10⁻²। ठीक है, तो 50 × 10⁻², और इसका भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। देखें 10 यहाँ पर 0.40 × 10⁻7 है, नीचे क्या करेंगे, इस 50 का जब हम क्यूब लेंगे तो 5 × 5 × 5, एक तो 125 हो जाएगा, और यहाँ 0 है तो इसका भी 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 10 × 10 × 10, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, 10 टू द पावर 3। और यहाँ देखें जो 10 टू द पावर -2 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 टू द पावर, इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। सब कुछ क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, 125 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, 125 से डिवाइड करना है, तो इसको क्या करते हैं, इस 0.40 को क्यों ना हम 400 बना लेते हैं। 400 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस पॉइंट को यहाँ से खसका करके यहाँ लेके आएंगे, 40 होगा। एक पॉइंट और खसकाने के लिए हमें एक पॉइंट और खसकाने के लिए 10 टू द पावर -1 बार एक और करना पड़ेगा। मतलब क्या करें हम यहाँ पर, इसी पर ये जो 400 है इसके नीचे 125 लिख देते हैं, और उसके बाद मसला सिर्फ 10 टू द पावर का है, ऊपर कितना हो जाएगा, -7 पहले से था, और इस पॉइंट को हमने 3 पॉइंट आगे डिजिट खसकाया है, तो फिर इसके बाद ये भी 10 टू द पावर -10 हो जाएगा। नीचे देखते हैं 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -6, यानी 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, ये -3 है,
अब क्या होगा, 125 को डिवाइड कर लेते हैं, कितनी बार में जाएगा ये, 3 बार में जाएगा, और 3 बार में जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 375 होगा 3 टाइम्स में। और उसके बाद वीडियो बन रही है अभी, बस अभी ख़त्म कर रहे हैं ना, अभी बंद कर रहे हैं। ये देखो, फिर उसके बाद 125 से डिवाइड करेंगे जब इसको, तो 3 टाइम्स जाएगा और 375 होगा, फिर 25 बचेगा। ठीक है, 25 के लिए क्या करेंगे, 25 के लिए हमें 25 है यहाँ पर, अब 25 के लिए फिर क्या करेंगे, एक 0 और बढ़ा देंगे तो ये 250 हो जाएगा। 400 को डिवाइड करेंगे 125 से, 125 से, तो जाएगा 3.2 टाइम्स जाएगा, और ये 10 to the power -10 है, 10 to the power -7 है। ये आ जाएगा फाइनली हमारे पास, ये यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी, b ये कितना होगा 3.2, और 10 to the power -10 है, -3 है, ये हो जाएगा 10 to the power -7, क्योंकि पावर घटती है जब डिवाइड करते हैं तो पावर घट जाती है, अगर सेम बेस है तो पावर घट जाती है। ये वैल्यू सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है। तो आज हमने देखा कि ये जो बार मैग्नेट है उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर कैसे फील्ड पता करते हैं, फोर्स की सहायता से पता करते हैं, और बिल्कुल ये एनालॉगस होता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता करते हैं डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पर, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वजह से, मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से, या फिर कहें एक बार मैग्नेट की वजह से उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर, उसके इक्वेटोरियल पर किसी लाइन पर, किसी पॉइंट पर। तो आज हमने बहुत आसान तरीके से इसको देखा है और अच्छे से समझा है, कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझा, फिर जो फार्मूला आया है, 2 फार्मूले आए हैं, एक तो हमने R इज़ ग्रेटर देन, मच मोर ग्रेटर देन L करके लिया है, छोटा फार्मूला आया है, और ये जो बेसिक फार्मूला है वो तो है ही। दोनों पर हमने क्वेश्चन भी किए, और ये हमें समझ में आ गया कि कैसे इस क्वेश्चन में हम इस फार्मूले को अप्लाई करके और आंसर ला सकते हैं। हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, जो न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करना है, उसको कितनी आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में।